Hey my dear students, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am again coming back with taking this video. This video is for BHIC 131 IGNOU History of India earlier up to 300 century. Okay, so today we will discuss this book and we will cover chapter number 5. Name is हड़प्पा सभ्यता, भौगोलिक विस्तार, विघटन, अनुक्रम और साथ में पतन. विघटन में ही पतन आ जाता है, दैट्स ऑल क्लियर. देखो, इसमें ही आपको मैं पहले बता दूँ एक चीज़ कि फर्स्ट डे वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है. यूनिट नंबर 5 आपका कंप्लीट नोट्स रहेगा इसमें, राइट. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था मे बी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है. ये यूनिट नंबर 5 जो है, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी थी. तो अब जो है ये वीडियो है बेसिकली यूनिट नंबर 6 की. सो सॉरी फॉर दैट. ये वीडियो जो है वो यूनिट नंबर 6 की है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 5 में बहुत अच्छे से हड़प्पा सभ्यता के उत्थान के बारे में पढ़ा था. मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से हमारे इतिहास में आया, क्या इम्पोर्टेंस थी, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला क्यों गया. ठीक है, सो दीज ऑल टॉपिक्स वी ऑलरेडी कवर्ड, राइट. सो यहाँ पे हम यूनिट नंबर 5 को कट करके यूनिट नंबर 6 अभी मैं और भी क्लियर चीज़ें बताऊंगी. यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता को लेकर के हम A to Z चीज़ें, यानी कि जो जो चीज़ें पेंडिंग थी वो हम पढ़ेंगे. और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, राइट. सो प्लीज़ जस्ट गिव टू लिटिल बिट अटेंशन. हड़प्पा सभ्यता का मैंने यहाँ पे काल लिखा हुआ है कि वो काल कब से कब तक का था, तो 2600 से 1900 BC तक का इसका काल माना गया. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विद अस. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क विद अस. ओके, so let's start the video. And if you are watching this video at a first time, so please stay here till the end of the video, because this video is very helpful for you. And this channel, this platform provides you a very essential point that can helps to grow in your exam, right. Because I know IGNOU is a online platform. IGNOU can provides you open university. You can cover your degree by the distance mode, right. But problem is that students are not able to study in a particular environment. Okay, so just don't worry, we are with you. I will provide you all type of content, all type of study material which can helps to your in exam. Okay, so now let's start the video. हाँ जी, तो यहाँ पर देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता को लेकर के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम उनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्रोत का मतलब होता क्या है, सोर्सेज के ऊपर हम इस बात करेंगे. देन हम इसका नामकरण पढ़ेंगे, इसका नामकरण किस आधार पर रखा गया और कैसे रखा गया. फिर इसका कालचरण पढ़ेंगे. कालचरण का मतलब ये है कि जो इसका कालचरण रखा गया वो किस आधार पर रखा गया. 2600 से 1900 ये जो टाइम पीरियड बताया गया है, ये कहते हैं कि इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चला. तो कैसे हुआ ये चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पर, राइट. भौगोलिक विशेषता, जीवन निर्वाह, व्यापार और उत्पादन भी पढ़ेंगे. धार्मिक विशेषता के बारे में भी देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की. इस सभ्यता की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या क्वालिटीज़ है, विशेषता के बारे में पढ़ेंगे. पतन पढ़ेंगे और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर हम बात करेंगे. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी विल कवर. ओके, देखना यह कि कितने पार्ट्स में ये कवर होती है. ट्राई करेंगे कि पार्ट इसी में कवर हो जाए, पर मे बी कि यहाँ पर हम आपको जीवन निर्वाह तक ही पढ़ा पाएंगे, ठीक. फिर उसके बाद आप पार्ट 2 जा करके देख लो, पार्ट 2 में भी इसके आगे चैप्टर्स मिल जाएंगे. ओके, एक मिनट. नाउ इट इज़ विजिबल टू यू. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इग्नू BHIC 131, जिसमें हम कई सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. वी ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 1, मतलब यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so 5 chapters we already covered till now. Okay, so here we can start unit number 2. सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट नंबर 6 का जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषता और उसके धर्म, समाज, पतन, सबको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपका यूनिट का नाम है. बट डोंट वरी, यहाँ पर देख लीजिए हम पढ़ते हैं. अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है. ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है वो भूमिका के रूप में आप लिख सकते हो. मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 5 में बहुत अच्छे से बताया था. हड़प्पा सभ्यता की डेफिनेशन अगर आपको लिखने तो इस तरीके से लिखिए, आपको बहुत आसान रहेगा समझने में.
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में फैली हुई थी और सबसे बड़ी बात कि इसका क्षेत्रफल त्रिकोणीय रहा है। ठीक है, उत्तर भारत में यह सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई, इसीलिए इसको सिंधु घाटी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर द पॉइंट? बहुत ईजी है, आराम से आप लिख सकते हो। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज के जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो उनका नाम है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 से 1922 में इसकी खोज की, मतलब खुदाई करी बहुत ही व्यापक तरीके से। मैं हड़प्पा में खुदाई करवाई। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रहा है। इस सभ्यता की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो हमें घर मिले हैं, यहाँ पर जो हमें मकान मिले हैं, वो बाकायदा ईंटों से बने हुए थे। अब सोचो, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है जो आज से कितने करोड़ साल पहले की बात है, और आज के समय पे भी हम अगर अपने घर बनाते हैं तो हमें ईंटों का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। तो हम ये चीज़ें पहले से चली आ रही थी, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में देखोगे तो मेसोपोटामिया, भारत और चीन में जो सभ्यताएं मिली है, इन सबसे बहुत प्राचीन सभ्यता है। यही कारण है कि भारत का हिस्ट्री यानी भारत की हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा भारत को और ज़्यादा स्पेशल बनाती है, इसलिए भारत का कल्चर इतना जाना जाता है। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत आपको कहाँ से मिले हैं, तो इसके लिए आप सिंपल लिख दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक खुदाई से मिले। यहाँ पे कोई साहित्यिक नहीं मिला है। साहित्यिक ना मिलने के पीछे का कारण ये है कि आज तक जो भी साहित्य में हमें लिखा हुआ मिला है उसको हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए उस पर हम डिपेंड नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको यूनिट नंबर 5 में। तो अब हमारे पास दूसरा जो स्रोत बनता है वो बनता है पुरातात्विक विषय खुदाई का। तो पुरातात्विक खुदाई की अगर हम बात करते हैं तो पुरातात्विक खुदाई में देखोगे तो वहाँ पे आपको बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी मिलने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। अब सोच के देखो बैलगाड़ी का प्रयोग वो किस प्रकार से करते होंगे। पशु का प्रयोग होता होगा कृषि वगैरह के लिए, और बैलगाड़ी मतलब सामान को लाने ले जाने यानी कि व्यापार भी होता होगा, है ना। मूर्ति मिली है वहाँ पे, मोहरें मिली हैं, कई सारी भौतिक विशेषताएँ वस्तुएँ मिली है, और इस सभ्यता के रहन सहन तकनीक को संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग किन किन तरीक़ों से रहते होंगे। ठीक है, तो स्रोत में आप बहुत आसान से लिख सकते हो। अब दूसरा टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, नो डाउट, क्योंकि शुरुआत में कई सभ्यता इसी नदी के पास विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से बोला गया। क्योंकि विद्वानों को नहीं पता है कि वहाँ के स्थानीय निवासी स्वयं को क्या कहते थे, न वहाँ की लिपि आज तक पढ़ी गई है, इसीलिए स्थानवासियों को भी हड़प्पा वासी का नाम दिया गया। क्लियर पॉइंट। ये सभ्यता आज भी भारत क्षेत्र जैसे आज का जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में विकसित था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, क्यों इसका प्रचलन है, क्यों ये हमें बार बार पढ़ाया जाता है। हमने 12th में भी पढ़ा, हमने अब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हमने बहुत पहले भी पढ़ा है ना, कहीं कहीं हमें सुनने को मिल जाता है। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता में प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता। रहस्यमय ये है क्योंकि इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है बच्चों। तो ये है, देखो हिस्ट्री को बहुत आसानी से और बहुत ही कहानी की तरह समझोगे ना, तो लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी, इट्स लुक लाइक अ स्टोरी। ठीक है, तो बहुत ही स्टोरी है और हमें वहाँ सीखने को भी मिलता है। कहते हैं कि भारत का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलन उसकी अनोखी विशेषताओं के कारण था। आओ उनको हम निम्न रूपों से समझते हैं। देखो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या बतानी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि एज इट इज़ यही पॉइंट लिख करके आओ, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो। हो सके तो अभी आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ एक नोटबुक ले लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लो, ठीक है, और की पॉइंट्स लिख लो। यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आई गारंटी यू कि ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे डेफिनेटली। सो प्लीज़ डू लिटिल बिट प्रैक्टिस, जस्ट डू लिटिल बिट एफर्ट, ओके। जस्ट राइट ए की पॉइंट्स आफ्टर लिसनिंग माई वर्ड्स एंड डेफिनेटली इट कैन गेट यू प्रिंट इन योर माइंड। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है जैसे योजनाबद्ध शहरीकरण, एक समान वजन और माप प्रणाली, ये सारी ही विशेषता उसके अंदर शामिल है। अब एक करके हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आया है योजनाबद्ध शहरीकरण। यहाँ पे भले ही मैंने एक लाइन में लिखा हो पर आपको थोड़ा सा और लिखना है।
योजनाबद्ध शहरीकरण का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर एक ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड का मतलब ये होता है 90 डिग्री, ये ठीक है, ग्रिड पैटर्न में थे जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ये कि मान लो हड़प्पा सभ्यता में अगर कोई नगर बना है, ये कोई नगर है, ठीक है, तो उसको ना कुछ इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से कि इसको ये आपस में काटती है ताकि वहाँ के लोगों को एक सही तरीके का रास्ता मिल सके। तो इस तरीके से हमें वहाँ की व्यवस्था मिली है। उसके बाद देखिए उन्नत जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसा स्थान भी था जहाँ पे हर घर के पानी का निकास बहुत अच्छे से किया जा सके। जैसे आप देखोगे बड़े बड़े नालों की व्यवस्था थी उस समय पे। हर घर में कुएं और नालियाँ थी जो व्यवस्थित जल निकास प्रणाली से जुड़ी हुई थी। हर घर में कुएं, हर घर में नालियाँ, उन सभी कुएं, उन सभी नालियों का पानी एक बड़े नाले में जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था भी देखी गई है वहाँ पे। एक समान वजन और माप प्रणाली क्या होती है? हड़प्पा सभ्यता में वजन और माप के लिए एक विशिष्ट प्रणाली थी जो व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण थी। वहाँ के लोग उसके लिए व्यापार के लिए बाट का प्रयोग होते थे। बाट का मतलब पता है ना, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, जो हम आज के समय पे यूज़ करते हैं बाट, ये उस समय पे वो भी यूज़ करते थे। लिपि एक और अनोखी विशेषता है इसकी, लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। मतलब जैसे अभी हम यहाँ पर एक जो हम लिखते हैं वो हमारे वर्ण होते हैं, कुछ भी लिख लो आप, अ, ब, ई, उ, री, ये सब चीज़ें। पर वहाँ पर क्या था, उन्होंने अपनी भाषा में चिन्हों का प्रयोग किया हुआ था। जैसे मान लो मैं कुछ इस तरीके से एक चिन्ह बनाती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक। ये चिन्ह रिकमेंड करता है कि ये चीज़ रिकमेंड करता है राजा को, ठीक है। ये चिन्ह किसको रिकमेंड करता है? राजा को, ठीक। उसी तरीके से मैं एक इस तरीके का चिन्ह बना देती हूँ, ठीक, इस तरीके का चिन्ह बनाती हूँ। ये रिकमेंड करता है स्थानीय निवासी को। क्या बोला जाएगा इसको? निवासी। तो ये एक मैंने हिंट बताया आपको कि इस तरीके के चिन्ह वहाँ मिले हुए हैं। इस यही कारण है कि आज तक हम हड़प्पा की भाषा को, लिपि को समझ नहीं पाए हैं। गॉट इट माई पॉइंट? कला और शिल्प, ये भी बहुत बड़ी विशेषता रही है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के लोग कला और शिल्प में कुशल थे, जैसे मोहरे, मिट्टी के बर्तन, तांबे, कांसे के औजार, ये सब चीज़ें। और हाँ, याद रखना हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए तो आप लिख के आना मस्ट। व्यापार और वाणिज्य की बात की जाएगी तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनके व्यापारिक संबंध आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बने हुए थे, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, राइट। धार्मिक विशेषता, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में अभी तक पूरी तरह की जानकारी नहीं मिली है, परंतु कुछ प्रमाण है, क्योंकि वहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमें वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, हमें वहाँ पे वृक्ष मिले, वृक्ष के ऊपर कुछ चिन्ह ऐसे मिले जैसे ये पता चलता है कि वो लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे, यानी प्राकृतिक पूजा होती थी। सामाजिक संरचना, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना के बारे में अभी तक पूरा नहीं जाना जा चुका है, क्योंकि कुछ प्रमाण मिले हैं। समाज में शासक वर्ग, व्यापारिक वर्ग और सामान्य लोग। सिर्फ और सिर्फ उसकी लिपि के कारण ही हमें आज तक इस सभ्यताओं के बारे में पता नहीं चला। अगर जिस दिन उसकी लिपि जो पुरातत्वविद है वो पढ़ लेंगे तो हमें हड़प्पा सभ्यता के पूरे तरीके के बारे में पता चल जाएगा। भवन निर्माण, हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। वहाँ पर सबसे बड़ी बात, हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार भी देखने को मिला है। देखो आज के समय पे क्या हो सकता है, आपने जैसे हम गांव वगैरह में जाते हैं ना, गांव वगैरह में क्या होता है कि हमारे घर में नाना दादा इन सबके घर में क्या होता है कि एक मिट्टी का ही एक पोटरा टाइप का बना देते हैं, कुछ इतना बड़ा सा, है ना, कुछ इतना। इसके अंदर क्या करते हैं, वो अलग से एडवांस में गेहूँ इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि इनकेस अगर कभी घर में अनाज ना हो तो वो यहीं से अपना पालन पोषण कर सके, नहीं एक्स्ट्रा रखते हैं वो। तो सेम चीज़ हमें वहाँ हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिली है, ठीक है, जिसको कोटरा बोला गया है। फिर अन्न भंडार, मैंने अन्न भंडार आपके भाषा में लिख दिया, कोटरा आपके एग्जाम के लैंग्वेज में आएगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कोटरा का मतलब है अन्न भंडार, ठीक है। तो शहरों में कोटरा भी पाया गया जो अनाज भंडार के लिए उपयोग किया जाता था। कृषि की बात की जाए तो कृषि भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैंने आपको टोटल यहाँ पर 14 से 15 विशेषताएं लिखवाई है। एग्जाम में आप मुश्किल से 8 से 9 भी लिख के आ जाओगे तो बहुत है। कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे, जो जौ और अन्य फसलें करते थे। पशुपालन होता था, मैंने आपको बैलगाड़ी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, राइट। अब हम बात करते हैं आजीविका के चरण के बारे में कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। साथ ही वो मछली और
पालतू जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे। वे गेहूँ, जौ, तिल, अनाज उगाते थे। सूती और ऊनी कपड़े भी वो लोग इनका भी प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि और भोजन। कृषि और भोजन में क्या था, देखो मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। अब कृषि में वो फसलें कौन कौन सी उगाते थे, तो मटर, कपास, जौ, गेहूँ, ये सारी फसलें वो उगाते थे। खाद्य का उत्पादन कहाँ से होता था, तो कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, जिनमें मछलियाँ भी शामिल थी, यानी कि वो लोग मत्स्य पालन भी करते थे और उनको खाते भी थे। पालतू जानवर में देखोगे तो उस समय पे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर, ये सारे जानवर मिले हैं। अब आप कहोगे कि इन जानवरों वो इन तरह के जानवरों को कैसे पालते होंगे, तो देखो हमें कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं जहाँ से ये पता चलता है कि वो लोग इन जानवरों से परिचित थे। अब इनका उपयोग क्यों किया जाता होगा, तो ये उसके बारे में लिखा है। क्लियर है ना पुरातत्वविदों ने कैसे आइडिया लगाया। अनाज के बारे में देखते हैं। अनाजों में गेहूँ, जौ, ये सब चीज़ें थी, प्रमुख अनाज थे। चावल, बाजरा भी वो लोग ये सब्जियाँ खाते थे। और ज़्यादातर खेती की गई है गुजरात में, याद रखिएगा। आजीविका का निर्वाह कैसे करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। मत्स्य पालन भी करते थे और पालतू जानवरों से भी भोजन यानी पेट पालते थे। गेहूँ, जौ, दालें, तिल, मछली और इन सब के थ्रू वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्यापार इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि व्यापार के थ्रू उनकी संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार को हम पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार में कृषि उत्पादन, गेहूँ, जौ, कपास, सरसों, तिल, ये सब चीज़ें जो थी वो उगाई जाती थी। धातु, पत्थर, सीप, ये सब चीज़ें जो थी वो उगाई जाती थी। शंख जैसे सामान, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी जो वो व्यापार में यूज़ करता था जी। इन्हें ज़मीन और समुद्री दोनों मार्गों में किया जाता था, मतलब वो ज़मीन से भी और समुद्र दोनों ही मार्गों से सामान को लाना और ले जाना करते थे। यह हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और उत्पादन के बारे में और जानकारी दी गई है। जानकारी क्या है, कृषि को देखो। हड़प्पा सभ्यता के लोग ये सारे ही खेती करते थे। ठीक है, तो जो उनके पास ज़्यादा होता था वो उनको बेचते भी थे। शिल्प देखोगे तो शिल्प का भी प्रयोग वो लोग धातु के सामान बनाने की कुशलता में करते थे। ठीक है, व्यापार आप देखोगे तो हड़प्पा के लोग बढ़िया जो मलमल के कपड़े का होते थे उनका निर्यात करते थे और ऐसी वस्तुओं का आयात करते थे जिसमें धातु और कीमती पत्थर शामिल थे। ये ज़मीन और समुद्र दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। व्यापार का ध्यान हड़प्पा नगर की कार्यशालाओं में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात पर केंद्रित था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान से खनिज, भारत के अन्य भागों से जैसे सीसा और तांबा, ये सब चीज़ें जो थी वो आदान प्रदान की जाती थी। तो याद रखना, भारत बेसिकली कृषि से रिलेटेड चीज़ों का आदान प्रदान करता था। ठीक है, कृषि हो गए और जो कपड़े हो गए, ये मूलभूत चीज़ें थी वो उनको बेचता था। ठीक है, और विलासिता की चीज़ों का ही निर्यात करवाया जाता था। आप सोच के देखो, जब मूलभूत चीज़ों का वो लेन देन कर रहा है तो ज़्यादातर किसकी डिमांड होगी, मूलभूत चीज़ों की। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत अच्छे लेवल पर चला है। ठीक है, अगले देखते हैं अन्य उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का भी प्रयोग करते थे। जौहरी जैसे सोना, चांदी, ये सब जो आभूषण वगैरह की चीज़ें होती थी ये इनका निर्यात करवाते थे, आयात निर्यात। ठीक है, मंगवाते थे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये है आपका पार्ट नंबर 1। प्लीज़ आप जाकर के पार्ट नंबर 2 देखिए। ठीक है, जिनमें हम बाकी के पेंडिंग वीडियोस भी कवर करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे समझा स्रोतों के बारे में, नामकरण, कालचरण, भौतिक विशेषता, जीवन निर्वाह, व्यापार भी देख लिया कहाँ कहाँ से और किस किन चीज़ों में व्यापार वो लोग करते थे, धार्मिक विशेषता, और ये जो टॉपिक्स हैं ये 3 टॉपिक्स हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट नंबर 2। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बिफोर गोइंग प्लीज़ हिट द बेल आइकन। एंड मस्ट थिंग इज लेफ्ट, दैट इज प्लीज़ शेयर दिस video to your friends in your groups, with your friends, with your groups, please, because they also wants to know this type of content. If this video kindly provides you any kind of help, so please drop your comment as much as you can. So let's meet up with the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।